मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ में प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप हुरचंदानी लेकर आते हैं पहले बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। और कल की जोरदार तेजी के बाद आज बाजार थोड़ा सुस्ता रहे हैं, थोड़ा ऊपरी स्तरों से प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जो फर्स्ट हाफ था वो उतना टर्बुलेंस भरा नहीं था, लेकिन उसके बाद अब थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अब एक रेंज बन गई है जिसमें कारोबार करते हुए निफ्टी दिखाई दे रहा है। सोफार 23,800 के एग्जिस्टिंग लेवल्स हैं, 0.5% से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर नजर डालेंगे बैंक निफ्टी पर या फिर मिड कैप स्मॉल कैप्स पर, मिड कैप स्मॉल कैप्स के इनफैक्ट आज जो परफॉर्मेंस है वो काफी डाइवर्जेंट है, आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। निफ्टी बैंक तो डिसाइसिवली अब डे लो पर आ चुका है और 650 पॉइंट की कमजोरी यहां देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी बैंक भले ही डे लो पर है, मिड कैप और स्मॉल कैप्स डेज हाई पर है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% से ज्यादा ऊपर है, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास ही है, 0.5% ऊपर है। एक समय में हम 0.1% के आसपास की बढ़त देख रहे थे। फाइट चल रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में, लेकिन फिलहाल जो इंक्लिनेशन है वो बुलिश साइड पर ज्यादा है। ब्रॉडर मार्केट में क्योंकि बाइंग है, उसके सपोर्ट की वजह से ये एनएससी स्टैट्स आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 1640 स्टॉक्स बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1315 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। आप क्विकली सेक्टोरल मूव अगर आप देखेंगे तो अच्छी बाइंग कहां देखने को मिल रही है? आउट परफॉर्मेंस क्लियरली है डिफेंस में, मेटल्स में और साथ ही कैपिटल गुड इंडेक्स में। डिफेंस इंडेक्स 2.25% ऊपर है, ऑलमोस्ट 0.25% अगेंस्ट कैपिटल गुड इंडेक्स में है। मेटल 1% ऊपर कर रहे हैं कारोबार। फार्मा में भी 1% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं नेगेटिव बार्स के साथ। प्रेशर फाइनेंशियल्स में पूरे पैक पे दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल्स, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ऑन एन एवरेज 1% का नुकसान यहां देखने को मिल रहा है। इस मार्केट की चाल के बीच में रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर अब करेंगे बातचीत। प्रदीप नमस्कार, स्वागत है। बताइए पहले तो क्या व्यू रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी पर? पिछले 4-5 सेशन में हमने एक बड़ी तेजी देखी है निफ्टी में। अगर देखें तो थर्सडे को जो बॉटम बना था वहां से करीबन 1800 पॉइंट यानी कि 8% के आसपास की हमने तेजी देखी है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे 5500 पॉइंट से ज्यादा यानी करीबन 11-12% की हमने अपमूव देखी है। और हमारे हिसाब से ये अपमूव के बाद दोनों मेन इंडाइसेस उनके 34 डीएमए के क्रूशियल रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहे हैं। कल का हाई है उसी के आसपास इनकी 34 डीएमए प्लेस्ड है, तो ये हर्डल क्रॉस होना जरूरी है फर्दर अपमूव के लिए। मीनवाइल जो एक गैप अप ओपनिंग हुई थी कल के सेशन में, वो एक बड़ी गैप जो है वो एक डिसेंट सपोर्ट का काम करेगी। निफ्टी में ये गैप 23,800 से लेके 23,150 के बीच में काफी बड़ी रेंज है, पर इसी रेंज के बीच में निफ्टी का कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। तो फ्रेश बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। थोड़ा सा जो डिप आता है उसमें जो इस गैप के लोअर एंड को ध्यान में रखते हुए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। हालांकि जिस 34 डीएमए के रेजिस्टेंस की मैंने बात की वो 24,050 के आसपास है। अगर वो लेवल निकल जाता है तो फिर जो फरवरी के टॉप से हमने बड़ा करेक्शन देखा है उसके जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट के तौर पे आएंगे, और वो लेवल 24,260 और 24,750 है। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक में अगर लेवल्स की डिस्कशन कर ले तो कल की गैप अप ओपनिंग से जो गैप बनी है वो 54,800 से लेके 52,800 के बीच में है। ये बड़ी रेंज एक कंसोलिडेशन फेज रहेगा और यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। यहाँ पे भी जो कल का टॉप है उसके आसपास एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, तो 55,800 के ऊपर ये इंडेक्स निकलता है तो फिर ये फर्दर 57,000 के लेवल दिखा सकता है। जो ये दोनों मेन इंडाइसेस जब कंसोलिडेशन करेंगे, जैसे कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बताया, मेटल है, सीपीएससी है, एनर्जी है, ये कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे चुनिंदा शेयर्स है वो फ्रेश ब्रेकआउट्स कंफर्म कर रहे हैं कंसोलिडेशन के बाद। तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली बनी हुई। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ ये अपॉर्चुनिटीज हैं उसी पर करते हैं बातचीत। बताइए प्रदीप आपकी ट्रेडिंग पिक्स। तो एनर्जी स्पेस का जो मैंने जिक्र किया तो पावर जनरेशन और उससे रिलेटेड पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें हम काफी मोमेंटम देख रहे हैं। तो यहाँ से दो पिक रहेंगी। पहला जो स्टॉक रहेगा वो क्यूमिंस इंडिया पे बाय रहेगा। स्टॉक जो रिसेंट करेक्शन था उसमें काफी स्ट्रॉन्ग रहा था। ज्यादा गिरने की जगह इसने कंसोलिडेशन का फेज लिया था और अब उस कंसोलिडेशन का एक अपवर्ड ब्रेकआउट ये अपने आर्ली चार्ट्स पे कंफर्म कर रहा है। 4860 के आसपास अभी चल रहा है, इस रेट पे लेना चाहेंगे। 4650 4650 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5150 के इसमें टारगेट रहेंगे। और दूसरा जो स्टॉक है वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी है। डेली चार्ट्स पे एक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है आज के सेशन में। 428 की करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे
405 405 का स्टॉप लॉस रहेगा, 460 यानी कि 460 के इसमें टारगेट रहेंगे। और टाइम फ्रेम दोनों ही स्टॉक में 3 से 4 दिन का रहेगा और ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया। ओके, तो 3 से 4 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशंस आप बना सकते हैं इन स्टॉक्स में। पीएफसी फिलहाल 11 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है 428 के लेवल्स पर। ये आइडियाज आपके साथ शेयर किए गए हैं। दूसरा रहेगा कमंस, जो कि इस समय 1.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। लेकिन मिड कैप्स के गेनर लूजर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी देखेंगे तो थोड़ा मार्केट खराब दिखाई देगा, आज वापस थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन मिड कैप्स कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड हैं आज के सेशन में। जैसे अब पॉकेट्स देखें जहां पर बाएंगे तो शुरुआत तेजी वाले पॉकेट्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। डिफेंस आज स्ट्रॉन्गर साइड पर है, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स भी है। स्टॉक्स देखेंगे तो 4.5% ऊपर कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4% ऊपर, 3.5% ऊपर बीडीएल और मैसगांव डॉक में भी 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। मेटल्स में बाइंग है जिसमें नाल्को, हिंडाल्को, लॉयड मेटल्स, एनएमडीसी मजबूत हैं। यहाँ 2%, 3% तक की तेजी देखने को मिल रही है। हिंडाल्को 3% के गेंस के साथ कर रहा है ट्रेड। फार्मा में सेलेक्ट बाइंग है, कहाँ है खरीदारी? न्यूलैंड लैब 3.25% ऊपर, 6% ऊपर स्पार्क, शिल्पा मेडिकेयर 5% ऊपर, 2% ऊपर एस्ट्राजेनेका फार्मा ट्रेड कर रहा है। जीएम ब्रीवरीज में भी बाइंग देखने को मिल रही है। एफएमसीजी पैक में, एफएमसीजी में सेलेक्ट बाइंग है क्योंकि हुनासा कंज्यूमर, गॉडफ्रे फिलिप्स, बजाज हिंदुस्तान हल्की बढ़त लेकर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। 4% तक की तेजी देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं आपको एनबीएफसीज, क्योंकि फाइनेंशियल्स आज अंडर प्रेशर है। एनबीएफसीज में जो स्टॉक कमजोर है उसमें पूनावाला फिनकॉर्प 3% नीचे, 1% नीचे चोला, रेपको होम 2% नीचे, 2% का नुकसान जियो फाइनेंशियल में देखने को मिल रहा है। और कुछ और लूजिंग साइड पर स्टॉक्स देखेंगे मिड कैप पॉकेट से तो यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है नौकरी में, यूरोमिंडा, इंडस्टार, अदानी टोटल गैस 1 से 2% का प्रेशर यहाँ क्लियरली विजिबल है। लेकिन आईटी में हमने रिकवरी देखी है और आज के सेशन में दिग्गजों में कुछ स्टॉक्स है जो कि लीड कर रहे हैं इस रिकवरी को, और उसमें एक टीसीएस भी है। टीसीएस इस समय डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है और आज से चौथी तिमाही के नतीजों का भी आगाज हो रहा है और आईटी दिग्गज टीसीएस अपने नतीजे पेश करेगी। क्या है अनुमान, एक्सपेक्टेशंस क्या बन रही है, इसको समझते हैं आशीष वर्मा से। आशीष बताइए, क्या नंबर्स कैसे लग रहे हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस रह सकती है? हाँ, वो सुबह की जो नर्वसनेस थी शायद कुछ हद तक वो एंथ्रोपिक के वो जो नए क्लॉड की बात हो रही है, शायद वो एक रीजन होगा। पर ठीक है, दिन के दौरान बढ़िया रिकवरी प्ले आउट हुई, टीसीएस उस रिकवरी को लीड कर रहा है। और जहां तक टीसीएस की बात है, पता है मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई थी, मैं कल हाईलाइट भी कर रहा था। उसका टॉपिक, उसका हेडर बड़ा अच्छा लगा मुझे, वन बैटल आफ्टर द अनदर। यही हो रहा है आईटी के साथ। Q4 जहां तक परफॉर्मेंस की बात है लार्जली अनइवेंटफुल होगा, पर हाँ नजर होगी वो एआई रिलेटेड इंपैक्ट पे, ये वॉर के रिस्क किस तरह से उभर रहे हैं उस पर। टीसीएस जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, ये देखिए किस तरह का अंडर परफॉर्मेंस है। पिछले 1 साल के रिटर्न्स हैं आईटी इंडेक्स के, इन्फोसिस, एचसीएल टेक के, और टीसीएस 22% दबाव रहा है। मैसिव अंडर परफॉर्मेंस रहा है। और टीसीएस का हाल ये है कि मेरे ख्याल से, मुझे तो याद भी नहीं, इससे पहले एक जमाना था जब इन्फोसिस प्रीमियम कमांड करता था, उसके बाद लगातार टीसीएस सेक्टर लीडर था, प्रीमियम कमांड करता था। और आज की डेट हाल ये है, इस तरह की पिटाई हुई कि इससे बेहतर वैल्यूएशंस इन्फोसिस के और उससे बेहतर वैल्यूएशंस एचसीएल टेक कमांड कर रहा है FY28 पीई पे, ईपीएस पे। तो है मैसिव अंडर परफॉर्मेंस। एक्सपेक्टेड क्या है? कांस्टेंट करेंसी में आए 1% बढ़ेगी। कई ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं वैसे, 0.6% से लेके 1.4% के बीच में ग्रोथ की बात हो रही है क्यू ऑन क्यू। हम 1% के साथ जा रहे हैं, पर इस 1% पे भी ध्यान रखिएगा 30-40 बेसिस पॉइंट इसके जो हाल के एक्विजिशंस थे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा होगा, कोस्टल क्लाउड और लिस्ट इंगेज का। डॉलर आए 1.5% बढ़ेगी, रुपए में आए 3.5% के आसपास, तिमाही दर तिमाही इंप्रूव हो रही होगी। मार्जिन्स 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रुपया कमजोर हुआ है। रुपया औसतन इस क्वार्टर में Q4 में 3% और क्वार्टर एंड रेट के हिसाब से 5% कमजोर हुआ। इतना कमजोर रुपया हुआ, फिर भी सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट मार्जिन बढ़ेंगे। वो असल में इसीलिए क्योंकि निगेट हो जाएगा, इन्होंने हायर वेरिएबल अलाउंसेस दिए, सीनियर लेवल प्रमोशंस दिए, और हो सकता है करेंसी के बेनिफिट्स को री इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसीलिए सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट, या कह लीजिए मार्जिन फ्लैट से स्लाइटली पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। नजर कहां रहेगी? अब ये पहली आईटी कंपनी आ रही है जिसके नतीजे आएंगे, तो ये बट ऑब्वियस है, ये टोन सेट करेगा पूरे सेक्टर की। तो डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है, एआई का असर क्या है, एआई जिस इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे कहां तक बात पहुंची, डील बुकिंग्स कैसी हो रही हैं। मैं खास तौर पे एक और चीज, क्योंकि सीएफओ साहब से आज चर्चा भी होने वाली है, ये डिसरप्शन है किस तरह का।
क्या सिर्फ नंबर ऑफ इंजीनियर्स कम लगेंगे, लीनियर ग्रोथ की जगह अब हम एफर्ट बेस की जगह आउटकम बेस्ड मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये ट्रांजिशन प्ले आउट हो रहा है। ये ट्रांजिशन प्ले आउट हो रहा है तो कितना इंपैक्ट धंधे पे, मार्जिन्स पे पड़ रहा है, ये सब समझने की जरूरत होगी। बेसिकली एआई और उससे रिलेटेड पूरे इंपैक्ट को समझने की जरूरत होगी, जिसको लेकर बाजार बहुत डरा हुआ है। कमेंट्री वही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कमेंट्री तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, प्लस अर्निंग्स किस तरीके की रह सकती है वो आशीष ने बताया। स्टॉक हालांकि रिकवर करके अब दिन के ऊपरी स्वरूप पर कर रहा है ट्रेड, जो कि अब 1.5% के आसपास की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। प्रदीप, क्या व्यू रहेगा आपका अर्निंग से पहले टीसीएस में? कोई स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? निफ्टी आईटी इंडेक्स के साथ साथ टीसीएस भी ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाउंस बैक जरूर से कर रहा। 2024 में जो इसके रिकॉर्ड हाई बने थे वहां से हमने 44% का एक मैसिव करेक्शन देखा है और फिर यहाँ से एक पिछले 4-5 सेशन में रिबाउंड कर रहा है। हमारे हिसाब से एक पुल बैक रैली के लिए सेटअप अप्रोप्रिएट है। रिजल्ट का सहारा मिलता है तो फिर 2730 जो कि फरवरी टॉप से हमने रिसेंट बॉटम देखे हैं उसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है, वहां तक अपो एक्सटेंड हो सकती है। पर लार्जर पर्सपेक्टिव से आईटी टेक्निकली हमारा व्यू ये है कि अभी भी डाउन ट्रेंड में है। ओवरसोल्ड टेरिटरी में से पुल बैक जरूर से आ रहा है, पर यहाँ पे हमारा टेक्निकल व्यू है कि सेल ऑन रैलीज का व्यू अपनाना चाहिए। जहां तक जब तक इनके मेजर मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस जो हम 200 डीएम में मानते हैं इन्फोसिस का, वो लेवल 3000 के आसपास है, वो लेवल डिसाइसिवली क्रॉस होता है फिर ये ओवरऑल अपट्रेंड में आएगा। तो शॉर्ट टर्म हाँ पुल बैक रैली देख सकते हैं, पर लार्जर जो हमारा टेक्निकल व्यू है वो इस पे नेगेटिव है। ओके, आज बॉश पर है। एक हफ्ते में 20% दौड़ने के बाद आज फिर शेयर में करीब 4% की तेजी है। दरअसल ब्रेकिंग सिस्टम में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बॉश इंडिया ने बड़ी डील की है। क्या है खबर, समझते हैं सीएनबीसी टीवी 18 से मेरे सहयोगी विवेक अय्यर से कि क्या एग्जैक्टली खबर है और क्या बेनिफिट बॉश को मिलेगा। बताइए विवेक। जी हाँ, एक सीएनबीसी टीवी 18 का न्यूज़ ब्रेक जो हमने किया था जुलाई 2025 में, याद रखिए बॉश इंडिया ने Q2 और Q3 में भी कहा था कि उन लोग जो उनका मोबिलिटी बिजनेस है उसका इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग चालू है अलॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइन। जैसे हमने कहा था बॉश इंडिया ने बॉश चैसी सिस्टम्स को एक्वायर किया है। 9000 करोड़ के ऊपर का ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ट्रांजैक्शन में बोथ इक्विटी भी होगा और कैश भी होगा। कैश कंपोनेंट सबसे ज़्यादा है, 9000 करोड़ के ऊपर कैश कंपोनेंट है। इक्विटी कंपोनेंट छोटा सा है बट 35,200 रुपीज़ पर शेयर पे उसका वैल्यू है। अगर आप ट्रांजैक्शन का वैल्यूएशन देखेंगे तो 10.6 टाइम्स FY25 EV to EBITDA है, जो काफ़ी सस्ता है और इसके लिए ये पर्टिकुलर डील माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन कंपेयर करके ZF कमर्शियल व्हीकल सिस्टम्स जो है वो 40 टाइम्स के ऊपर ट्रेड करता है और अगर आप देखोगे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज वो 21.5 टाइम्स EV to EBITDA ट्रेड करता है। तो ये करता क्या है कंपनी बॉश चैसी ABS जो एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम्स है वो बनाता है। ये एक हाई ग्रोथ सेक्टर है, हाई ग्रोथ वेक्टर है जिसमें एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी ग्रोथ आएगा और एक चीज़ एक्सपेक्टेड है कि ये मैंडेटरी होगा आगे चल के। इसके कारण ना शेयर होल्डर्स काफ़ी खुश है। याद रखिए ये स्टॉक ऑलमोस्ट 20% चल चुका है पिछले 5 से 7 दिन, आज और भी चल रहा है। बॉश माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ब्रोकरेजेस दोनों ने ये पर्टिकुलर डील को थम्स अप दिया गया है। शुक्रिया आपका विवेक की डिटेल्स बताने के लिए। तो बॉश का स्टॉक आज भी 4% ऊपर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने मार्च के प्रीमियम इनकम डेटा जारी कर दी है। मार्च में किस कंपनी की कैसी रही है ग्रोथ, बताने के लिए हमारे साथ है यश जैन सीएनबीसी टीवी 18 से। यश बताइए। अगर जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बिजनेस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मार्च के महीने में सबसे शानदार प्रदर्शन ICICI लोम्बार्ड के द्वारा हुआ है। कंपनी ने अपना प्रीमियम तकरीबन 21% से मार्च के महीने में बढ़ाया है और अगर ये इंडस्ट्री के ग्रोथ से कंपेयर किया जाए तो इंडस्ट्री का ग्रोथ मार्च के महीने में 8% है, उसके बजाय ICICI लोम्बार्ड का ग्रोथ 21% आया है। Q4 FY26 में भी जो ग्रोथ निकल के आया ICICI लोम्बार्ड के लिए वो 18% है। इसको अगर Q4 FY25 से कंपेयर किया जाए तो वो ग्रोथ सिर्फ 5% पे सीमित था। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ICICI लोम्बार्ड के द्वारा मार्च के महीने में और चौथी तिमाही में देखने मिला है। उसके अलावा मार्च के महीने में न्यू इंडिया एश्योरेंस का प्रीमियम ग्रोथ 13% रहा है। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम ग्रोथ 10% रहा है और अगर स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात की जाए तो नीवा बुपा का प्रीमियम ग्रोथ
37% रहा है मार्च के महीने में। उसी समय स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ 22% रहा है मार्च के महीने में। और फाइनली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसने अपना प्रीमियम मार्च के महीने में 16% से ग्रोथ किया है वर्सेस इंडस्ट्री ग्रोथ, जैसे मैंने बताया, जो कि 22% पे आता दिखा है। शुक्रिया आपका यश, डिटेल्स बताने के लिए। तो ये रहे आंकड़े जो कि इंश्योरेंस डेटा रहा है, किस तरीके की ग्रोथ रही है प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पर यश ने बताया। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ करें कुछ और खबरों की तरफ। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का भारत में सेवाएं शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। सोर्सेज के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने टेस्टिंग के बाद सेवाओं को हरी झंडी दे दी है। कब से शुरू हो सकती है सेवा, बताने के लिए हमारे साथ असीम मनचंदा। असीम, बताइए। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक लंबे समय से भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत करना चाहती है। पिछले साल जुलाई में दूरसंचार विभाग ने कंपनी को लाइसेंस दे दिया था, लेकिन कंपनी को अभी तक स्पेक्ट्रम नहीं मिला है। अक्टूबर में कंपनी ने दूरसंचार विभाग की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको अपनी सर्विसेज की टेस्टिंग कराई थी। जो में सूत्र बता रहे हैं कि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्होंने कंपनी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कंपनी अपनी सेवाओं की शुरुआत कर सकती है, लेकिन कंपनी को अभी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम भी चाहिए होगा। दिसंबर में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने दूरसंचार विभाग को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन पर अपनी सिफारिशें दी थी। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है उसकी बैठक इसी महीने होने वाली है और इस बैठक में इन सैटेलाइट सर्विस स्पेक्ट्रम आवंटन की सिफारिशों को मंजूरी मिल सकती है और उसके बाद कंपनी को बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो कंपनी बहुत जल्दी ही भारत में अपनी सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट खबर जिसकी डिटेल्स असीम ने बताई, लेकिन कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले हमने बॉश का जिक्र किया था, बॉश पर एक व्यू ले लेते हैं प्रदीप का। प्रदीप, बताइए स्टॉक में क्या करना चाहिए? ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रनअप दिखा चुका है, क्या लाइकली टारगेट्स आप नेक्स्ट देख रहे हैं अगर टेक चेक ले तो? देखिए, बॉश में इस महीने अब तक करीबन 30% का मूव आ चुका है और एक वी शेप रिकवरी हमने देखी है और इस रिकवरी के बाद ये अपने मेजर हर्डल्स को टेस्ट कर रहा है। सितंबर 2025 और सब्सिक्वेंट टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आज की हाई के आसपास है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। 37,570 का आज का हाई डिसाइसिवली क्रॉस होता है, फिर इसमें 39,600 तक की नेक्स्ट अप मूव बन सकती है और इस लेवल पे इसको लेना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड की दृष्टि से सही नहीं होगा। ओके, तो ये राय रही आपके लिए बॉश पर 4.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छा, मेटल्स में स्पेशली हिंडाल्को पर आपकी राय क्या रहेगी प्रदीप? ओवरऑल मेटल स्पेस से हम काफी बुलिश है। हिंडाल्को की अगर बात करें तो ब्रीफ करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज हमने जो देखा है पिछले 1-1.5 महीने का, उसके बाद ये फिर से डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, तो यहाँ से इस पे व्यू बुलिश बनता है। 34 DMA का अच्छा सपोर्ट इसमें 920 के आसपास है, उसी स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल लॉन्ग्स लेना चाहेंगे। 1030 का इसने जनवरी में जो टॉप बनाया था वो इनिशियल टारगेट रहेगा और वो क्रॉस होता है तो फर्दर अप मूव भी पॉसिबल है। ओके, तो चलिए ये रही सलाह आपके लिए हिंडाल्को पर। फिलहाल स्टॉक 3% ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया प्रदीप आपका शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से नजर डालते हैं क्लैड वन के अपडेट पर। फिनबर्ग मैनेजमेंट के मधु बंसल, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता के मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको फटाफट से क्या स्थिति बनी हुई है। रिटर्न्स की लीड कर रहे हैं सचिन, 7.5% का रिटर्न्स, 4.25% का रिटर्न का पोर्टफोलियो पवन महेश्वरी का है, 2% का रिटर्न्स मधु की तरफ से मिल रहे हैं। ये रहा अपडेट, इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी आशीष वर्मा के साथ। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। नमस्कार।